क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध हैं? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। मिश्रण क्या है? व्हाट इज अ मिक्सचर? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह के मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। अवयव अर्थात कंपोनेंट। क्रियाकलाप 2.1 कक्षा को अ, ब, स, द समूहों में बांटे। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दें। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह स और द को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। अब पृथक समूह के इन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम सामग्री मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ उदाहरण: जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संघटन रख सकते हैं। समूह स द ने जो मिश्रण तैयार किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर तथा जल एवं तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 2.2 आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों अ, ब, स, द में बांटे। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में से एक दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, स को चॉक का चूर्ण या गेहूं का आटा, द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं?
अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार करें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस प्रक्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह आ और बा एक विलयन पाते हैं। समूह सा एक निलंबन पाता है। समूह दा एक कोलॉइड विलयन पाता है। निस्यंदन अर्थात छानने की प्रक्रिया, फिल्ट्रेशन। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलॉइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न: पदार्थ से आप क्या समझते हैं? समांगी और विषमांगी अर्थात होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में अंतर बताएं। विलयन क्या है? व्हाट इज अ सॉल्यूशन? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयनों के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को एक तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले होते हैं, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में नींबू, चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक और कॉपर का मिश्रण। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलायक अर्थात सॉल्वेंट। विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय अर्थात द सल्यूट बोलते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरह घोल में ठोस का उदाहरण है जिसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे कण होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन की सांद्रता।
कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्रियाकलाप दो में हमने देखा कि समूह आ और बा के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंग के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। विलयन में मौजूद तनु एवं सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप दो में समूह आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बा की तुलना में तनु है। क्रियाकलाप 2-3, दो पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। घुलनशीलता अर्थात सॉल्युबिलिटी। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा अर्थात द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। दूसरा है द्रव्यमान बटा विलयन के आयतन का प्रतिशत। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणे 100। तीसरा उदाहरण 2.1 एक विलयन में 320 विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन इस प्रकार होगा। निलंबन क्या है? व्हाट इज अ सस्पेंशन? क्रियाकलाप 2 में समूह सा के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुले नहीं होते बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। कोलाइडल विलयन क्या है?
क्रियाकलाप 2 में समूह दा के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण हैं प्रक्षेपण के माध्यम प्रकार उदाहरण द्रव, गैस, एरोसॉल, कोहरा, बादल, कुहासा, ठोस गैस, एरोसॉल, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, गैस, द्रव, फोम, शेविंग क्रीम इत्यादि। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2 में देखा। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव अर्थात टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, तब वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। एक कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है, तब ये कण तल में बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। अपकेंद्रीकरण अर्थात सेंट्रीफ्यूगल। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है, इसे परिक्षिप्त अवस्था अर्थात डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्थ निलंबित रहता है उसे डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव, गैस की अवस्था अथवा परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न: मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करने और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4। आधा बीकर जल लें। बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखें। कुछ बूंद स्याही वॉच ग्लास पर डालें। अब बीकर को गर्म करना शुरू कर दें।
हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। हैं। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकृत हो रहा है। वाष्पीकृत होने पर गर्म करना जारी रखते हैं। जब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। अब उत्तर दें। आपके विचार से वॉच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ? क्या वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? क्या आप प्रतिपादित करेंगे? क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल हम बाजार में संपूर्ण क्रीम टोंड डबल टोंड प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक के पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। क्रियाकलाप 2.5 एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अपकेंद्रीय यंत्र अर्थात सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई का प्रयोग करने वाली मतनी या मिक्सी से कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाएं और पूछें वे क्रीम को कैसे दूध से अलग करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब उत्तर दें। दूध को मतने पर आपने क्या देखा? दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं? कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण बाहर ही रह जाते हैं। अनुप्रयोग। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं? आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में लें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। अनुप्रयोग। तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित न योग्य होने वाले अशुद्धियों से पृथक करने के लिए सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थालीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं।
क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? क्रियाकलाप 2.7 छानक पत्र की एक पतली परत लें। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल लें। पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद लें। इसे सूखने दें। जार, बीकर या परख नली में जल लें। उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह के ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखें, अवलोकन को लिखें। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण। अब उत्तर दें। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, अब आपने छानक पत्र पर क्या देखा? क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? आपके मतानुसार रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में था तथा डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक, जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकी का विकास हुआ, जिसके बारे में आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग डाइस में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। दो घुलनशील द्रवों के गुण को मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? आइए एक एसीटोन और जल को इसके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें। इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण के दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनन द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। अब उत्तर दें। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं, तब आप क्या अवलोकित करते हैं? कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है? एसीटोन का क्वथनांक क्या है? दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों? इस विधि को आसवन कहा जाता है। आसवन अर्थात डिस्टिलेशन। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि अर्थात
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पोटेशियम पेट्रोलियम उत्पादों से विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दिखाया गया है। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। वायु दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। द्रवीय वायु प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। क्वथनांक ऑक्सीजन का -183, आर्गन 186, नाइट्रोजन का 196। वायु आयतन इसका 20.9, 78.1। वायु के घटकों का पृथक्करण। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं, जैसा कि चित्र 2.12 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित के उत्तर दें। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक सबसे पहले द्रव में परिवर्तित होता है? किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोलें। अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें। विलयन को छानक पत्र से छान लें तथा ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करें। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब उत्तर दें। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव में क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? क्रिस्टलीकरण की विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध पदार्थ को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं। अनुप्रयोग। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से
पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर का एक रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया है। जल घर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। प्रश्न, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहते हैं। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघटन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व अर्थात एलिमेंट, रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिये ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु अथवा एवं उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए गए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले हो सकते हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं। इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध होती हैं, अर्थात दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मेलिएबल, दे आर सोनरस, इनको पीटकर महीन चादरों में बदला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करते हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु अर्थात मेटालॉइड कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि।
अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान अर्थात 303 केल्विन के से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। यौगिक अर्थात कंपाउंड, यह एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्रियाकलाप 2.10 कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह 1 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। समूह 2 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री की निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोलिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन को नोट करें। अब उत्तर दें। क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री देखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोलिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान या अलग अलग है? समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुए जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुए। समूह ए द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर हैं। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिकों का संघटन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्नलिखित द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस। शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्व या यौगिक हो सकते हैं। सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। नियत संघटन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों को विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। मिश्रण कोई नियत संघटन नहीं। समांगी, विषमांगी, समान संघटन, असमान संघटन। उदाहरण के लिए जल में चीनी आदि, इसमें बालू तथा नमक आदि। मिश्रण तथा यौगिक। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण तत्व की क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थों का संगठन सदैव अस्थायी होता है।
मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है।